साधु सादर अभिवादन। घुटनों का दर्द वर्तमान में लोग 40-50 वर्ष की अवस्था में ही अनुभव करने लगे हैं। साथ ही साथ जैसे विश्व में बीपी या हाइपरटेंशन, शुगर, डायबिटीज़ या थायराइड अथवा कैंसर बढ़ने लगा है, उसी तरह से घुटनों की बीमारी आज एक अगली बीमारी के रूप में जन्म ले रही है और भविष्य में इसके बढ़ने की आशंका और अधिक है। इसकी चिंता के लिए डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में, उन्होंने 29/5/26 के टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना लेख प्रस्तुत किया है और जो वास्तव में बहुत अच्छा है। उनके अनुसार जो कारण हैं आज के युग में ज़्यादा घुटने के पेशेंट हो रहे हैं, उन्होंने बतलाया सबसे पहले कि जीवन शैली में बदलाव हो रहा है। पहले लोग लैट्रिन बाथरूम के लिए अथवा खेत खलियान जाते थे अथवा जानवरों के बीच काम करते थे। गाँव में कोई इतने वाहन नहीं थे, ज़्यादातर यात्राएं पैदल होती थीं, इसलिए ये बीमारी नहीं थी। लेकिन आज वर्तमान में ड्राइंग रूम से लगा हुआ ही बाथरूम है, बाथरूम से लगा हुआ ही हमारा स्लीपिंग रूम है, स्लीपिंग रूम से लगा हुआ ही हमारा टीवी कक्ष है। इस तरह से हम मैक्सिमम समय घर पे रह रहे हैं या ऑफिस में रह रहे हैं। परिणाम स्वरूप आज ये समस्या जन्म ले रही है। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि मोटापा, BMI इंडेक्स आज बिगड़ गया है। पिछले 10 लाख सालों से इस पृथ्वी पर मनुष्य रह रहे हैं, लेकिन इतने बेडौल, इतने मोटे लोग, इतने थुलथुल लोग कभी भी इस पृथ्वी पर नहीं रहे जितना आज रह रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम भी ये हो रहा है कि लोग और बेडौल हुए चले जाते हैं। तीसरा कारण उच्च तीव्रता वाले जो रूटीन व्यायाम हैं, उनकी वजह से यदि प्रतिदिन वे व्यायाम गलत ढंग से किए जा रहे हैं और अधिक तीव्रता से जल्दी से किए जा रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम घुटने पर पड़ते हैं। अगला है गतिहीन आदतें। थोड़ी दूर के लिए भी ऑटो रिक्शा कर लेते हैं, चलना तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। अच्छा, इसका अगला कारण ये है कि लिफ्ट रहित बहुत से फ्लैट हैं जिनमें सीढ़ीहीन हैं, तो उनमें या तो सीढ़ियाँ हैं ही नहीं, सीढ़ियाँ बिल्कुल चढ़ते ही नहीं लोग, या बहुत अधिक चढ़ते हैं। इन दोनों से खराब है। दूसरा, निर्धारित मापदंड से सीढ़ियाँ नहीं बनी होती हैं। गांव में लोग बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बना लेते हैं, परिणाम स्वरूप हम उन लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं। 9 इंच ऊंची और 10 इंच चौड़ी होना चाहिए, लेकिन सीढ़ी लोग 1-1 फीट की ऊंची बना देते हैं। दुष्परिणाम घुटनों की क्षति होती है। जो अगला है भारतीय शौचालय या कमोड। जिन लोगों को पाइल्स है या लैट्रिन बाथरूम में अधिक समय लगता है, ऐसे लोगों को लैट्रिन में बहुत अधिक समय लगता है और वे इंडियन कमोड में अगर जाएंगे तो घुटनों के अधिक मोड़ने की वजह से ये क्षति होने की आशंका रहती है। अगला है खेलकूद। खेलकूद में लोग गलत ढंग से खेलते हैं, चोटें लग जाती हैं, गिर जाते हैं, गलत एंगल से गिर जाते हैं, उनके लिगामेंट्स टूट जाते हैं। एक जोड़ से दूसरे जोड़ के बीच जो रेशे होते हैं पतले पतले, अगर गलत ढंग से उसको मोड़ तोड़ दिया तो ये रेशे टूट जाते हैं। तो ये रेशे टूट जाते हैं या इनके जोड़ खुल जाते हैं, उससे भारी दर्द का अनुभव होता है। कुछ रोग भी ऐसे हैं जैसे थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म जो है, उसमें तीव्र दर्द भी होता है और सूजन भी आ जाती है। वातांश में रोमेटिक जो वातांश होता है उससे भी हमें दर्द होता है। तीसरा, यूरिक एसिड अचानक अधिक बनने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब में होता है यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब यूरिया हमारा नहीं निकल पाता तो यूरिक एसिड की रक्त में वृद्धि हो जाती है और इससे घुटनों में दर्द भी होता है, सूजन भी होती है और चलने में बेहद परेशानी होती है। गलत पॉस्चर भी, पाँव के ऊपर पाँव चढ़ाकर बैठ जाते हैं लोग, पाँव को बहुत अधिक मोड़ तोड़ लेते हैं। जैसे बहुत समय तक वज्रासन करना या नवाज अदा जो लोग करते हैं वो
जिनके घुटने का जो बदल गया है, उनकी उसकी उम्र सामान्य लोगों की तुलना में दुगने से भी कम हो जाती है। उन्हें फिर से ये काम करना पड़ता है। तो बहुत अधिक दबाव वाले, बहुत देर तक बैठने वाले, बहुत मोड़ तोड़ कर रखने वाले व्यायाम से अत्यधिक दबाव पड़ता है और घुटनों को क्षति होती है। जो लंबे समय तक बैठते हैं, सिनेमा में, यात्रा में या डेस्क वर्क करते हैं, हवाई यात्राएं, अब अमेरिका जाते हैं यहाँ तो उनको 27, 29 घंटे बैठना पड़ता है। या रेलवे में बेंगलोर से अगर दिल्ली जा रहा है रेलवे से, तो उसे 2 रातें 1 दिन पूरा बैठना पड़ता है। तो ट्रेन यात्रा में या लोग ड्राइविंग करते हैं, तो इस तरह से निरंतर बैठे रहने से घुटनों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और नियमित रूप से व्यायाम न करने से वे शिथिल हो जाती हैं। बहुत से लोगों को डेस्क पर बहुत अधिक करना पड़ता है। आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो ड्राइवर हैं, इन लोगों को बहुत अधिक समय बैठना पड़ता है। दुष्परिणाम घुटने को भुगतना पड़ता है। अगला, शारीरिक वजन बढ़ने से हर किलो, अगर आपका BMI इंडेक्स से इम्बैलेंस है, तो हर किलो पर अगर हमारा मान लो 65 किलो होना चाहिए और 66 किलो है, तो घुटनों पर 3 से 6 किलो वजन प्रत्येक समय पड़ता रहता है। तो घुटने लोड वेयरिंग सपोर्ट है, ये लोड वेयरिंग जॉइंट है ये, इसलिए अगर थोड़ा भी वजन ज़्यादा होता है तो आड़ा तिरछा और 24 घंटे ये वजन पड़ता है, इसलिए इसमें घुटनों की दर्द हो जाता है। तो इसके अनुसार, जो हाइट के अनुसार ही अपना वजन होना चाहिए। फलता जिनका नहीं होता है, फलता उनकी उपास्थि खराब हो जाती है, घिसाव हो जाता है, टूट जाते हैं। आंतरिक वसा में सूजन, जो वसा होती है उससे सूजन बढ़ जाता है। फलता जोड़ों को नुकसान होता है। अत्यधिक पैदल चलना, हमारे टीकमगढ़ में एक पुनु पहलवान हैं, वो बहुत अधिक चले, उनके घुटने इसीलिए कदाचित खराब हो गए। या जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों के मकान ऐसे हैं जिनकी सीढ़ियाँ ही खराब हैं। तो हमारे ससुराल में ही हमारे साले साहब भास्कर देव तिवारी का, या हमारे चाचा मुकेश के पिताजी श्री स्वामी प्रसाद जी के, इन लोगों के घुटने कदाचित इसलिए खराब हुए कि इनके घर में जो सीढ़ियाँ थी वो निर्धारित मापदंड से ज़्यादा ऊंची थी। तो अब इससे क्या हो जाता है कि उपास्थि जब टूटती है, घिसाव हो जाता है, तो अतिरिक्त सूजन आ जाती है और वसा इस सूजन को और बढ़ा देती है। फलता जोड़ों को भारी नुकसान होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके कुछ प्रारंभिक लक्षण भी दिखाई देते हैं। जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते समय या उतरते समय दर्द होना, ये इसका प्रारंभिक सूचना है। जमीन पर उठते समय या बैठते समय दर्द होना, ये इसका प्रारंभिक लक्षण है। ऊंची एड़ी की चप्पल, जूते अथवा सैंडल हम पहने रहते हैं, उस समय दर्द होने लगता है, ये घुटने की क्षति का प्रारंभिक लक्षण है। जो भारी वजन उठाते समय यदि दर्द होता है तो परिणामतः घुटने की मांसपेशियों को क्षति हो जाती है। तो इन प्रारंभिक लक्षणों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अत्यधिक सत से बचना है। अत्यधिक पैदल चलना, अत्यधिक सीढ़ियाँ चढ़ना, अत्यधिक व्यायाम करना। हमारे मित्र हैं कौशल किशोर जी सोनी कुलपहाड़ में, ये क्या है, इनके पिताजी भी पहलवान थे। परिणाम स्वरूप इन्होंने दंड बैठक लगाई, उठक बैठक लगाई, ये अरे 20-25 तक तो ठीक है, इन्होंने लगाई 500, तो इनके घुटने खराब होना स्वाभाविक है। अति सर्वत्र वर्जते, अति का अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। तो व्यायाम करना अच्छा है, लेकिन अत्यधिक व्यायाम करना हानिकारक है। उतना ही व्यायाम करना चाहिए जितना हम दुगना कर सकें। मान लो हम 4 दंड बैठक लगा सकते हैं तो हमें 2 ही लगाना चाहिए, ताकि उससे कम ही रहे। अच्छा, गलत विधि से व्यायाम करने से भी क्षति होती है। बिना वार्म अप किए ही, एक ने बिना वार्म अप किए बहुत पत्थर उठाया, उनके
घुटनों में क्षति आ गई। बिना ट्रेनर के हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। बिना किसी जानकार के हमें कोई भी व्यायाम करने के दुष्परिणाम हो सकते हैं। तीव्र गति से व्यायाम नहीं करना चाहिए। वार्म अप जब तक नहीं हो जाते तब तक व्यायाम नहीं करना चाहिए। अत्यधिक बचना चाहिए। अत्यधिक नृत्य, जुम्बा आदि, लोग आवेश में, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हैं और बाद में उनके घुटनों में सूजन आ जाती है, तो हमको बचना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक आदमकद प्रश्न है कि क्या घुटना प्रत्यारोपण जल्दी करा लेना चाहिए। इसके लिए जब जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होने लगे तो हमको घुटने का ऑपरेशन करा। जब आधा घंटा भी खड़ा रहना या चलना मुश्किल हो जाए तो हमें करा लेना चाहिए। जब हमारी नींद प्रभावित होने लगे तो हमें घुटने का ऑपरेशन कराना चाहिए। जब हमको बिना दवाइयों के, दर्दनाशक दवाइयों के, लोग कॉम्बीफ्लेम खा के सो जाते हैं तो उनको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जब तत्काल प्रत्यारोपण कराने का लाभ ये है कि बहुत उस समय सरलता से हो जाता है और हील भी जल्दी हो जाता है, जबकि देर से कराने पर इसकी फर्स्ट स्टेज में कराना सबसे उत्तम है। सेकेंड स्टेज में हो सकता है, थर्ड स्टेज में तो फिर होता भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जल्दी, आजकल रोबोटिक सर्जरी होने लगी है जो बहुत सफल है। कोई रोबोटिक जैसे कैटरेक्ट की सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, उसी तरह रोबोटिक सर्जरी होती है। इसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं, इसमें गलती होने की संभावना नहीं है। जो लोग बचना चाहते हैं, गैर सर्जिकल उपाय इसके ये हो सकते हैं कि वजन कम करें। हमारे टीकमगढ़ में स्वर्गीय डॉक्टर एस.आर. गुप्ता थे, उनका ये कहना था कि वजन कम करें और व्यायाम करें तो इससे बचत निजात मिल सकती है। तो पहला, वजन कम करें। दूसरा, पैदल चलें। कम से कम एक व्यक्ति को 5 किलोमीटर तो चलना ही चाहिए, माने उसको 40 मिनट तो चलना ही है। तैराकी सर्वोत्तम व्यायाम है इसके लिए, क्योंकि इससे इसको ठंडक भी मिलती रहती है, क्षति होने की आशंका नहीं है और सभी अंगों का समान रूप से व्यायाम हो जाए, इसलिए तैराकी कदाचित सर्वोत्तम व्यायाम है। स्थिर साइकिलिंग करने से हमारे घुटनों को राहत मिलती है। फिजियोथेरेपी हमें करा लेनी चाहिए अगर थोड़ी भी परेशानी है, और ग्लूकोसामाइन से हमारा कोलेजन से लाभ मिलता है। तो कहने का मतलब ये कि दैनिक आदतें जो सुरक्षा दे सकती हैं, इसको फिर से दोहरा दें। सही वजन रखें, नियमित 8 घंटे टहलें, घुटने कूल्हे और ऊपरी भाग की मांसपेशियों को ज़्यादा पुष्ट रखें क्योंकि ये घुटनों में मदद करती हैं। संतुलित आहार लें, अनावश्यक गतिविधियों से बचें और अचानक गतिविधि कोई न करें। जब तक वार्म अप न हो जाए तब तक फिजियोथेरापिस्ट से सदैव मिलते रहें। नवीन शोधों के अनुसार आया है कि यदि व्यक्ति थोड़ा भी अपना वजन करता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बहुत कम हो जाता है और 5 से 10% तक वजन कम दर्द में राहत होती है और चलने में फिरने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए सलाह है कि शरीर की सुने। बहुत से लोग शरीर की उपेक्षा करते हैं। हमारे रिश्तेदारों ने, बहुत लोगों ने घुटनों से इसलिए परेशान हो गए और बाद में ऑपरेशन भी नहीं हो पाया कि उनने अपने शरीर की सुनी ही नहीं। प्रशिक्षित ट्रेनर का लाभ उठाएं। जो फिर से दोहरा दूं, शरीर का ऊपरी भाग और जांघ और कूल्हे की मांसपेशियों को किसी भी तरह, किसी भी व्यायाम से पुष्ट करते रहें। मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो घुटनों को बल मिलता है। सूजन आने पर सिकाई करें। एस.आर. गुप्ता का कहना था कि सिकाई से निस्संदेह बहुत लाभ होता है। और डॉक्टर O.P. शर्मा जो MBBS हैं, उनका भी ये मत है कि सिकाई करना अच्छा है। अगला है व्यायाम में लिगामेंटेड पैर को वजन लगाकर इसको ऊपर ऐसे ऐसे करना चाहिए ताकि लिगामेंट उससे मजबूत हो सकें। डॉक्टर S.R. गुप्ता ने हमको बताया था कि जो घुटने की बिलिया होती है, घुटने की कटोरी होती है, उसको ऊपर की साइड में खींचें, जांघ की तरफ खींचें, तो इससे
जो घुटनों का दर्द है वो नहीं है। मैंने भी इसका उपयोग किया और मुझे इससे पूरा लाभ हुआ। फिर उन्होंने है कि दर्द हेतु हमें बचना चाहिए। दर्द माने ये प्रमाणित करता है कि इस समय व्यायाम नहीं हो, इस समय विश्राम की आवश्यकता है। आयुर्वेद कहता है कि पारिजात के पत्तों का रस अगर पिया जाता है तो उससे फ़ायदा होता है। बमूल की जो वो होती है फलियां, उनके बीज का काढ़ा भी इसमें फ़ायदा करता है। भोजन में वो कहते हैं कि घी दूध अधिक होना चाहिए, ताकि चरक ने तो कहा था कि तक्र बुजुर्गों के लिए और जवानों के लिए दही और बच्चों के लिए दूध अमृत है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होती है। तो विटामिन सी और कैल्शियम हमको प्रतिदिन लेना चाहिए। तो मालिश स्वीकृत है। इसमें नरवन ऑयल तेल लगाया जा सकता है, आपका तारपीन का तेल लगाया जा सकता है। मालिश स्वीकृत करते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो चलना स्वास्थ्य के लिए और नी हेल्थ के लिए बेस्ट है। फिर स्थिर साइकिलिंग करना नी हेल्थ के लिए और भी बढ़िया है। नेक्स्ट है, यदि हम ये करते हैं तो इससे हमारी पिंडलियाँ और जांघ है मजबूत होती हैं, ये इससे मजबूत होती हैं। और नेक्स्ट है, जिससे कूल्हा मजबूत होता है और जांघें मजबूत होती हैं। तो ये हिस्सा जांघें और कूल्हा मजबूती के लिए है। इसके बाद हम चलते हैं तो ये ऊपरी हिस्सा हमारे नी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर ऊपरी मांसपेशियां मजबूत होंगी तो घुटने का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो इससे कूल्हा को लाभ होता है। ये अगर कूल्हा हमारा पुष्ट है तो हम हमारे जो घुटना स्वास्थ्य है वो अच्छा है। नेक्स्ट, यदि ये एक्सरसाइज करते हैं तो घुटने का लिगामेंट मजबूत होता है। ये डॉक्टर ने बताया कि ये जो पटेला है, अगर इसको हम अपनी साइड में खींचते हैं तो ये भी नी हेल्थ के लिए बेस्ट है। और ऐसे ऐसे करते हैं तो भी घुटने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। थैंक यू। तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो लोग वातांश से ग्रसित हैं वो लहसुन प्याज का सेवन अगर सुरा के साथ करते हैं तो उनको अमृत तुल्य फल होगा। धन्यवाद। Just don't waste my